हेलो बच्चों। तो चलिए, क्या है, बढ़िया है। आप लोग एकदम अच्छे से ठंडी का मज़ा ले रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग ठंडी में आराम से बैठकर पढ़ रहे होंगे और छुट्टी का भी इंटरेस्ट ले रहे होंगे। घर पर बड़े बढ़िया बनाकर भोजन भी कर रहे होंगे। चलिए, तो हम जो है आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ऊपर लिख भी रखा है, रिफ्रैक्शन ड्यू टू प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन कैसा होगा। अभी तो हम लोगों ने देखा था कि रिफ्रैक्शन बाय द कर्व सरफेस, ठीक ना, कैसे हो रहा था। आज हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा कैसे रिफ्रैक्शन होता है। ठीक, तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग जानेंगे कि प्रिज्म क्या होता है, और इसके बाद इससे रिलेटेड जो है एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो अच्छे क्वेश्चन से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म जो है एक प्रकार का होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। क्या कह सकते हैं प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म में जो होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड एट लीस्ट जो होता है टू नॉन पैरेलल प्लेन सरफेस जो होता है एक दूसरे के साथ इंक्लिड, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि प्रिज्म आसानी से हम बना सकते हैं। इस तरह से हम बनाएंगे, एक यहाँ से लाइन, ये ट्रायंगल है, इस तरह के ट्रायंगल खींचेंगे और इसी के ऊपर एक चाहे तो आप एक और ट्रायंगल बना लीजिए, ऐसे बढ़िया सा ट्रायंगल बना लीजिए, ऐसे ऐसे। ठीक, और यहाँ से आप आसानी से प्रिज्म ऐसे आप जो है बना सकते हैं। ये जो हमारा बनेगा, ये बन गया मेरा प्रिज्म। क्या है, लाइट इधर से इंटर करेगा, अंदर से होता हुआ इस वाले सरफेस से क्या करेगा, बाहर हमारा निकल जाएगा, ठीक ना। ये हमारा प्रिज्म है। थोड़ा आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये जो है मेरा प्रिज्म है। ठीक, ये प्रिज्म है। लाइट इस सरफेस से निकलेगा, इस सरफेस में क्या होता है, दो प्लेन सरफेस होता है, इस तरह झुका रहता है आपस में, ठीक ना। यहाँ से लाइट आएगा अंदर से होता हुआ और इस तरह से लाइट क्या करेगा, हमारा निकल जाएगा। उसको हम बोलते हैं प्रिज्म। ऊपर वाला जो उसके सारे पार्ट तो हम नहीं बना दे पाते हैं, सिर्फ इसके सामने वाले पार्ट को ही हम बनाते हैं। जैसे इस तरह से बना हुआ है, नीचे आपका बेस है, ठीक ना, इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से ये हमारा है, मान लीजिए बेस है ये, और इस तरह से बना हुआ है। तो सामने वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, सामने वाला ये ट्रायंगल जैसा पार्ट दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये ट्रायंगल जैसा पार्ट, वही पार्ट हमारा होता है। लाइट हमारा इधर से इंटर करेगा, अंदर से होता हुआ, इस सरफेस से होता हुआ, और इस सरफेस से हमारा क्या होता है, निकल जाता है। ये मेरा प्रिज्म होता है। हमें इसमें कैसे रिफ्रैक्शन होता है, ठीक ना, उस तरह तो प्रिज्म हमारे कई होते हैं रिफ्लेक्टिव, हम बस इसके सामने वाले पार्ट को ही बनाते हैं। ये सामने वाला जो पार्ट होता है ना, बस इसी को हम बनाते हैं, बाकी पार्ट को उसको हम प्लेन पे नहीं ड्रा करते हैं। तो प्रिज्म के लिए सिंपली हम एक छोटा सा से ट्रायंगल बना देते हैं। ये हमारा प्रिज्म होता है। लाइट इधर से इंटर करता है, इधर से इंटर करता है, फिर इधर से होता है ऐसे, जैसे इसको रिफ्लेक्ट करना हो, रिफ्रैक्ट हमारा कर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कई तरह से देख सकते हैं प्रिज्म जो हमारा बनता है, ठीक है। अगर मेरा रेक्टेंगुलर है पार्ट, अगर रेक्टेंगुलर हो इस तरह, तो लाइट प्रिज्म हमारा ऐसा भी हो सकता है, लाइट हो सकता है इधर से इंटर करे, ये रेड डेंसर है, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, क्या करेगा आपका ये रेड डेंसर में तो नॉर्मल की तरह बेंड होता है, थोड़ा सा बेंड करेगा, ये ऐसे थोड़ा सा बेंड करेगा, और बेंड करते पूरा यहाँ से निकल। इसका ओरिजिनल पाथ क्या है, इसका ओरिजिनल पाथ तो ये है, ये थोड़ा सा बेंड कर जाएगा, बेंड करता हुआ इधर निकलेगा मल से। यहाँ से अगर हम खींचेंगे इसका परपेंडिकुलर इस सरफेस पर, तो यहाँ से आपका ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये मेरा जो है बन जाता है क्या, इस प्लेन के द्वारा रिफ्रैक्शन। ट्रायंगुलर फेस भी रहेगा, अगर सरफेस पे 90 डिग्री गिरता है, मान लीजिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल अगर लेना, सरफेस पर अगर परपेंडिकुलर गिराते हैं लाइट को, तो क्या करेगा, सीधे निकल जाएगा।
अब इस सरफेस पर परपेंडिकुलर गिर रहा है कि नहीं, इसके अनुसार वो बेंड होता है। अगर इस वाले सरफेस पर भी परपेंडिकुलर हुआ तो सीधे निकल जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो वो कुछ इस तरह से बेंड करता हुआ नीचे आ जाता है, इधर से बेंड करके आ जाएगा। तो लाइट का रिफ्लेक्शन हमारा इस तरह से हो जाएगा। प्रिज्म जो है हमारा, जनरली जो हम प्रिज्म यूज़ करते हैं इक्विलेटरल प्रिज्म होता है, ठीक ना। कई प्रकार के प्रिज्म हैं शेप के आधार पर, ये हमारा जो है रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो गया या ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया। रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन कैसे होता है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। हमें डिस्कस करना है तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रिफ्रैक्शन ड्यू टू प्रिज्म, प्रिज्म का रिफ्रैक्शन कैसे होगा, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा प्रिज्म ले लेंगे, बस उसके फ्रंट पार्ट ही यहाँ पर ड्राइव किया जाएगा। छोटा सा प्रिज्म हम ले लेंगे, ठीक। ये हमारा प्रिज्म हो गया। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक प्रिज्म बनाया, ऐसे बन गया ये मेरा प्रिज्म, ठीक। इसके पार्ट को हम ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। ये जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको कि हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, लाइट को यहाँ से इंसिडेंट कराएंगे। लाइट रे मेरा इस सरफेस पर इंसिडेंट कर रहा है ऐसे, ठीक ना। प्रिज्म के बारे में आप लिख सकते हो कि प्रिज्म इज अ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय एट लीस्ट टू नॉन पैरेलल प्लेन सरफेस इंक्लिड एट सम एंगल। चाहे तो आप लिख सकते हो कि प्रिज्म इज अ homogeneous transparent refracting medium bounded by at least two non-parallel plane surface at some angle। जो कुछ एंगल पर क्या होता है, प्लेन से इस तरह से होता है, दो नॉन पैरेलल सरफेस इस तरह इंक्लूड रहता है प्लेन, जैसा मैंने आपको अभी बताया, ठीक। ये प्रिज्म है। मैंने यहाँ पर देखिए ये प्रिज्म है, इसको मैंने इस तरह कर दिया। इसके सामने का जो ये एंगल मेरे हाथ के सामने जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं जो यहाँ बन रहा है, ये मेरा प्रिज्म होता है। हमने यहाँ पर एक लाइट को इंसिडेंट करा दिया। ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरा, इसके चारों तरफ एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरा, इधर भी एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, दूसरा होगा। हम सपोज कर लेंगे कि ये एयर है और ये ग्लास है, फिर इसके इधर भी क्या है, एयर ही है। लाइट को हमने यहाँ पर इंसिडेंट कराया। जब भी लाइट रे यहाँ से तो स्ट्रेट जाएगा, लेकिन जब इस सरफेस पे इंसिडेंट करेगा तो इस सरफेस के बाद उसका मीडियम चेंज होगा। तो लाइट रे अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो आपको पता है कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने पाथ को चेंज कर देता है, ठीक है। एक्चुअल में अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो लाइट का जो ओरिजिनल पाथ है कुछ ऐसे ही होता, लाइट इस तरह सीधा निकल जाता है। बट अब मीडियम चेंज हो जाने के चलते अब लाइट स्ट्रेट ना जाकर क्या होता है, थोड़ा सा बेंड होगा। तो कैसे बेंड होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। और चूंकि ये रेयर से डेंसर में जा रहा है इसलिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो उसका पाथ तो क्या है, पाथ तो रे का ये है, बट वो इधर ना जाएगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, अब जाएगा इधर। क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रहा है तो इस पाथ के लांग ना जाएगा, क्या करेगा, इस पाथ के लांग अब ऐसे जाएगा। तो इसका जो पाथ हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह बनेगा। और जैसे वो इधर जाएगा, यहाँ पर पुनः जो है इसका एक सरफेस मिल गया और इस पॉइंट पर भी क्या करेगा, ये अपना चेंज करेगा डायरेक्शन। एक बार डायरेक्शन यहाँ चेंज करेगा क्योंकि यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है। पुनः अब यहाँ से जैसे चेंज होगा, इसके अंदर पूरा ग्लास है, सेम मीडियम है, तो सेम स्ट्रेट लाइन में जाएगा। और यहाँ से बाहर जब निकलेगा तो पुनः उसका एक बार मीडियम चेंज होगा, तो यहाँ से पुनः ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो हम यहाँ पर फिर एक बार नॉर्मल खींचेंगे, ऐसे एक बार नॉर्मल ड्रा करेंगे और देखेंगे कहाँ जाएगा।
तो चूंकि अब डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो जब डेंसर से रेयर में जाता है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो उसका डायरेक्शन तो ये है भाई, स्ट्रेट लाइन से जा रहा है, डायरेक्शन तो ये है, लेकिन ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से दूर भागने की कोशिश करेगा, नॉर्मल की तरफ नहीं जाएगा, दूर जाएगा तो बेंड होगा, क्या होगा, अब इस तरह जाना है ऐसे, लेकिन उधर जाएगा बेंड होकर कहाँ जाएगा, अब ऐसे जाना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ये हमारा निकल जाता है इमरजेंट रे, इसको बोलते हैं। ये मेरा इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये मेरा इमरजेंट रे हो जाएगा। अगर इस पॉइंट को हम कह दें बी, इसको ओ, ठीक, यहाँ जो मिल रहा है दोनों, और इस पॉइंट को अगर हम सी कह दें, यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं इमरजेंट एंगल, जिसको कि हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक। ये दोनों मेरा नॉर्मल है, ये एन डैश नॉर्मल कह दीजिए, इसको एन कह दीजिए, ये मेरा प्रिज्म एंगल हो गया, ठीक। अब इमरजेंट रे को जब हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस कराते हैं, तो ये जो ओरिजिनल पाथ था इंसिडेंट रे का, वो उसको कहीं ना कहीं जाकर मीट करता है। जहाँ पर मीट करता है, यहाँ पर जो हमारा एंगल बनता है, उस एंगल को हम बोलते हैं डेल्टा, और ये एंगल जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, तो एंगल थ्रू विच इंसिडेंट रे इज टर्न बाय द प्रिज्म व्हाइल पासिंग थ्रू, जब वो पास करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम से, तो जो एंगल बनता है इमरजेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको कि हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो ये जो एंगल है मेरा एंगल ऑफ डेविएशन होता है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, ये इमरजेंट रे है, दोनों के बीच का जो एंगल होता है डेल्टा, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये मेरा एंगल ऑफ क्या होता है, डेविएशन होता है, ठीक। चलिए, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम आई से डिनोट करते हैं। ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम यहाँ पर R1 कह लेते हैं। ये अब ये रे क्या होगा, इस सरफेस के लिए इंसिडेंट है, क्योंकि सरफेस पे गिर रहा है, तो यहाँ पर चूंकि हम ले लेते हैं ये R1 है, तो इसको R2 कर देते हैं, ये मेरा इमरजेंट रे हो जाएगा। इस वाले एंगल को हम कह लेते हैं डेल्टा 1, और इस एंगल को हम बोल देते हैं डेल्टा 2। समझ में आया, एंगल को डेल्टा 1 और डेल्टा 2। यहाँ पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कोई नेमिंग कर देते हैं, ये नाम हो जाएगा इसका M, ये जो पॉइंट है। तो आप देख रहे होंगे ट्रायंगल अगर हम लेके चलते हैं, क्या MBC, इस ट्रायंगल की बात करें, अगर MBC की बात करें इन ट्रायंगल MBC, तो MBC में ये डेल्टा जो होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भाई एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, दो इंटीरियर के सम के बराबर। तो आपको छोटे क्लास में पढ़ाया गया होगा कि किसी ट्रायंगल का अगर एक साइड को हम इंक्रीज कर देते हैं तो एक्सटीरियर एंगल दोनों एंगल के इंटीरियर के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो एक्सटीरियर एंगल ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों के सम के डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 डेल्टा के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है, कट कर रहा है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये आई जो होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1, और यहाँ से अगर डेल्टा 1 की वैल्यू निकालेंगे तो आई माइनस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, होगा। सेम कंडीशन यहाँ से भी है, ये मेरा नॉर्मल और ये जो हमारा इमरजेंट रे पूरा जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये नॉर्मल इमरजेंट, यहाँ पर भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये और ये दोनों बराबर होगा। इस क्वेश्चन को हम सेकंड कह दें तो हो जाएगा ई इक्वल टू डेल्टा 2 प्लस R2। तो डेल्टा 2 की निकालेंगे वैल्यू तो ई प्लस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं नीचे से दिख रहा है कि नहीं पूरा, अभी तो दिख रहा है, काफ़ी दिख रहा है, ठीक है, ठीक। क्या मैंने लिख दिया, कुछ लग रहा मिस्टेक लिख दिया क्या, यहाँ पर होगा माइनस, हो जाएगा माइनस ई माइनस R2। अब यहाँ से अगर हम डेल्टा 1 की वैल्यू और डेल्टा 2 की वैल्यू को पुटअप कर दें तो जो मेरा बनेगा रिजल्ट डेल्टा इक्वल टू क्या बनेगा,
ये बन जाएगा यहाँ से आई माइनस R1 प्लस डेल्टा टू की जगह ई माइनस R2, ये हो जाएगा आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। इस तरह का कुछ रिजल्ट हमारा यहाँ पर बने जाएगा। इतना तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक, आगे चलते हैं, हम ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा? ए ट्रायंगल नहीं होगा या क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ए बी ओ सी में क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल। क्या बनेगा क्वाड्रिलेटरल? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी में एंगल ए प्लस एंगल, देखिए यहाँ से ए बी ओ, एंगल ए बी ओ प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए सी ओ या ओ सी ए कह सकते हैं, एंगल ओ सी ए इक्वल टू 360 होगा। ये तो सब जानता है। ये एंगल मेरा ए है। अच्छा, ए बी ओ की बात करें, ए बी ओ पूरा नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। इसमें ये दोनों भी आ जाएगा प्लस ये वाला एंगल भी आ जाएगा, इसलिए पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री का होगा। इसको हम कह सकते हैं 90 प्लस बी ओ सी को उसी तरह भी लिखते हैं, बी ओ सी प्लस ओ ए सी, ओ ए सी नहीं ओ सी ए है, तो ओ सी ए में पूरा ये नॉर्मल है ये वाला, तो यहाँ पर भी पूरा एकदम इस पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये हो जाएगा 90 360 डिग्री का, ये हो जाएगा मेरा एंगल। ओके, अच्छा यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 360 और 90 ऐड करेंगे तो उधर चला गया तो हो जाएगा माइनस 180। तो एंगल ए प्लस बी ओ सी इक्वल टू हो जाएगा 180, ये हो जाएगा पूरा 180 का। अब बी ओ सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं किस ट्रायंगल से? तो बी ओ सी, बी ओ सी, ये बी ओ सी जो है ना, इस ट्रायंगल बी ओ सी में तो हम ट्रायंगल बी ओ सी की बात करते हैं। ट्रायंगल अगर बी ओ सी की बात की जाए तो क्या होगा? R1 प्लस बी ओ सी, ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, बी ओ सी प्लस ये R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। और यहाँ से अगर हम बी ओ सी की वैल्यू निकालें तो 180 माइनस ये हो जाएगा R1 और माइनस R2 होगा। इस तरह का कुछ रिजल्ट हमारा बनेगा। ओके, इरेज करें, ऊपर से ये इरेज कर देते हैं। ये जो हमने लिखा है उसको आप नोट करिए, तो ऊपर से इरेज कर देते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं और ऊपर ही लिख देते हैं हम, ठीक ना, ऊपर ही इसको हम डेराइव कर देते हैं पूरा कंप्लीट। इसको भी साफ कर देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। क्या बनेगा मेरा यहाँ से? ठीक, यहाँ से हम लेते हैं, समझ में आया? यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, पहले यहीं पुटअप कर देते हैं। एंगल ए प्लस बी ओ सी की वैल्यू यहाँ से क्या रखेंगे हम? 180 माइनस R1 माइनस R2 इक्वल टू 180। 180 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एंगल ए इक्वल टू ये जाएगा इधर, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब हम इस ट्रायंगल का, इस इक्वेशन का सहारा लेंगे। यहाँ से क्या है मेरा? डेल्टा इक्वल टू आपका है I प्लस ई और माइनस R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू आपका एंगल ए है। तो जनरली इसको हम एंगल भी ना लिखते हैं, पर सुविधा के लिए एंगल ए को भी छोड़ देते हैं, ना भी लगाएं। बहुत से बुक में लगा भी रहता है, बहुत से बुक में नहीं भी लगा रहता है, तो इसमें कन्फ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ये डेल्टा ई माइनस इधर लाएंगे तो प्लस, यहाँ से चाहे तो इसको हम घेर सकते हैं, रिजल्ट बन जाएगा। नहीं तो इसको इधर लाएंगे तो ए इक्वल टू आई प्लस ई, ये चीज़ हमारा बनता है फाइनल रिजल्ट। तो इससे क्या क्लियर होता है कि प्रिज्म के द्वारा जो रिफ्लेक्शन होता है, तो एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल प्रिज्म एंगल जिसको हम बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म का सम जो होता है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के सम के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक,
अब सपोज दैट कि जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मटेरियल, उस मटेरियल का जिसका ग्लास बना हो, प्रिज्म बना हुआ है, अगर कम हो जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, इसके चारों तरफ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इस मटेरियल का, प्रिज्म जिसका बना है उस मटेरियल का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम हो जाता है तो इमर्जेंट रे जो होता है बेंड होता है बेस से जो है अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म के बेस से दूर भागने लगता है। जैसे हम मान लीजिए एक प्रिज्म ले लेते, अगर हम एक ऐसा मटेरियल ले लें जिस प्रिज्म जिस मटेरियल का बना हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इसके सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर कम पड़ जाए, यानी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस देन द सराउंडिंग, इसके चारों तरफ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो हमारा सराउंडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो जाए, या हम ये कह लें कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया और सराउंडिंग का ज़्यादा हो गया, तो उस समय अगर कोई लाइट रे इस पे इंसिडेंट कर रहा है, मान लीजिए हमने इंसिडेंट करा दिया इस प्रिज्म पर, तो अब क्या होगा, यहाँ से अगर हम नॉर्मल खींचेंगे तो चूंकि अब इस सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ये हो जाएगा डेंसर हो जाएगा, यहाँ भी डेंसर हो जाएगा, यहाँ भी। अब ये क्या बन जाएगा, रेयर बन जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा, ठीक ना, ये रेयर मीडियम हो जाएगा, वो डेंसर मीडियम हो जाएगा। अरे भाई ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका रिफ्रैक्टिव, इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो क्या होगा, ये रेयर होगा कि नहीं होगा, ये डेंसर होगा, ये डेंसर हो जाएगा, ये भी डेंसर हो जाएगा, ये भी डेंसर हो जाएगा। तो अब जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाता है तो क्या होता है, नॉर्मल तो इसका ये है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ तो आएगा नहीं, नॉर्मल से थोड़ा हट के ही जाएगा, तो लाइट रे कुछ इधर से बेंड करना स्टार्ट करता है ऐसे। अब जब यहाँ पर गिरेगा तब यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो अब लाइट रे बेस की तरफ ना आकर क्या होता है, अब देखिए रेयर से डेंसर जा रहा है, यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयर में जाता है तो डेंसर से रेयर में जाता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर जाता है, और फिर रेयर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड द नॉर्मल, तो अब यहाँ से लाइट रे कुछ इस तरह बेंड हो जाएगा ऊपर की तरफ, इस तरह। तो जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से अगर मेरा कम हो जाता है तो जो रिफ्रैक्शन होता है, इमर्जेंट रे जो होता है बेस की तरफ ना आकर क्या होता है, बेस से दूर भागना स्टार्ट कर देता है। ठीक, तो चलिए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए, तो ये क्वेश्चंस आपके सामने है, मैंने यहाँ पर राइट कर रखा है। इसमें लिखा है कि अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, एक रे है जो ग्लास प्रिज्म से पास कर रहा है, सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंट, यानी आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट ई। आगे कह रहा है इफ द एंगल ऑफ इमर्जेंट इज 3/4 टाइम द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इमर्जेंट यानी एंगल ई जो है 3/4 टाइम द एंगल ऑफ प्रिज्म, तो एंगल ऑफ प्रिज्म को हम ए से डिनोट करते हैं, तो एंगल इज इक्वल टू 3/4 ए। तो कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन, आपको एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा कैलकुलेट करना है व्हेन एंगल ऑफ प्रिज्म इज 3, जब ए की वैल्यू आपको 3 नहीं 30 दिया है। तो यहाँ से तो हम निकाल ही सकते हैं एंगल ई की वैल्यू 3/4 इंटू 30, तो आपको हो जाएगा ये कितना 90/4। इसको चाहे तो हम रिड्यूस भी कर सकते हैं 2 से, तो सब मिलाकर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 45, यानी 45/2 रहने देते हैं, जरूरत पड़ेगा तो फिर आगे डिवाइड किया जाएगा। आपको अभी मैंने फार्मूला ड्राइव किया, डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई, ऐसा होगा। तो डेल्टा प्लस ए, आई और ई दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ पर भी ई कहा लेते हैं और यहाँ पर भी ई मिलकर 2e हो जाएगा, और डेल्टा इक्वल टू ए की वैल्यू आपको दिया है 30, तो प्लस 30 और 2 ई की वैल्यू आप यहाँ से कितना निकाले हैं 45/2, तो कट जाएगा, तो डेल्टा इक्वल टू 45 इधर जाएगा तो -30, यानी सब मिलाकर हो जाएगा 15 डिग्री। तो एंगल ऑफ जो डेविएशन होगा वो हमारा कितना आ जाएगा 15 डिग्री का हो जाएगा। छोटा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60। तो सबसे पहले आपसे कह रहा है क्वेश्चन में
एक रे है जो इंसिडेंट कर रहा है 60 के एंगल पर, तो इंसिडेंट एंगल आई इक्वल टू, तो सबसे पहले आपको 60 दे ही रखा है। ऑन वन फेस ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म के एक फेस पर, ये प्रिज्म है, प्रिज्म के एक फेस पे जो है एक इंसिडेंट रे गिर रहा है जो 60 के एंगल से, 60 के एंगल से क्या हो रहा है, गिर रहा है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 60 के एंगल से आपका इंसिडेंट कर रहा है। ठीक, ऑफ प्रिज्म विच हैज़ द एंगल 30, और ये प्रिज्म एंगल है ये, इसके वैल्यू आपको 30 दे रखा है, यानी एंगल ए की वैल्यू आपको 30 डिग्री दे रखा है। रे ऑफ द रे इमर्स आउट ऑफ द प्रिज्म मेक एन एंगल ऑफ 30 विथ द इंसिडेंट रे। जो रे इसमें से इमर्स करेगा, जो रे यहाँ से इमर्स करेगा, ये जो रे इमर्स कर रहा है, ठीक ना, वो जो है इसके साथ 30 का एंगल बना रहा है। तो इमर्स वाला तो ये है नहीं, इमर्स तो पता नहीं अब ये इधर से करेगा कि क्या वो सीधे निकल जाएगा, तो इमर्स करेगा। हमें कैलकुलेट करेंगे जो एंगल बनेगा यहाँ पर। इमरजेंट रे क्या होता है, इमरजेंट रे तो ऐसे ही होता है, यहाँ से नॉर्मल खींचते हैं, ये जो एंगल बनता है इसी को इमरजेंट बोलते हैं। तो कह रहा है कि द रे इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेक एन एंगल 30 विथ द इंसिडेंट रे। तो जो इमर्जेंट रे होता है इन इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम डेल्टा बोलते हैं, और वो हमारा कितने का है, 30 का है। क्योंकि कह रहा है कि जो इमर्ज हो रहा है रे वो इंसिडेंट के साथ जो है 30 का एंगल बना रहा है, तो वो भी मेरा 30 ही हो जाएगा। तो आपको पता है फार्मूले से आई प्लस ई इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, डेल्टा प्लस ए, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से हम इमरजेंट एंगल निकालेंगे ताकि क्लियर होगा कि ये वाला एंगल कितना है। हमें आगे यही क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि सो दैट द इमरजेंट इज परपेंडिकुलर टू द फेस थ्रू विच इट इमर्स, जिस फेस से वो इमर्स कर रहा है उस फेस पे एकदम परपेंडिकुलर है, यानी सीधे निकल जा रहा है। जबकि हमने फिगर बनाया इस तरह का, हमें दिखा देना है कि यहाँ पर जो एंगल ये रे होगा वो सीधे निकल जाएगा, इधर नहीं आएगा, तभी तो बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये सरफेस है यहाँ पर और लाइट एकदम इस सरफेस पर ऐसे पड़ा और ऐसे सीधे निकल गया, तो बोलेंगे कि परपेंडिकुलर है। तो कब बनेगा, जब यहाँ का एंगल मेरा क्या होगा, ये थोड़ा भी एंगल जैसे आया उसी तरह निकलेगा, थोड़ा डेविएट नहीं किया नॉर्मल के साथ। देखते हैं यहाँ पर क्या कैलकुलेशन में आता है। आई इक्वल टू 60 प्लस ई, डेल्टा इक्वल टू कितना है आपका, डेल्टा इक्वल टू 30, यहाँ इक्वल टू होगा 30, और ये ए इक्वल टू भी 30, तो हमें लगा रहा है ई इक्वल टू 60 सब मिलकर 0 हो गया। तो ई इक्वल टू 0 यानी ये वाला एंगल 0 हो गया, इसका मतलब ये थोड़ा भी चेंज नहीं हुआ, ये ऐसे आया और ऐसे निकल गया। तो किसी सरफेस पर रे पड़ता है और सीधे अगर निकल जाता है, इसका मतलब कुछ सरफेस पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर पड़ेगा तभी तो सीधे निकल जाएगा। थोड़ा सा भी चेंज होगा तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा, मतलब कुछ ना कुछ इंसिडेंट एंगल होगा, लेकिन वो पड़ा और नॉर्मल के एक एलान ऐसे परपेंडिकुलर पड़ा और सीधे क्या हो गया, हमारा निकल गया। तो ये जो एंगल हमारा बनेगा कुछ नहीं बनेगा, सीधा रे आया और सीधा हमारा यहाँ से क्या हो गया, ये इंसिडेंट रे है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा 30 से क्वेश्चन भी कह रहा है कि जो रे इमर्ज आउट हो रहा है ये इंसिडेंट के साथ 30 का एंगल बनाते हैं, 30 का एंगल बना देगा। और चूंकि यहाँ पर कोई इंसिडेंट एंगल नहीं है, कोई इंसिडेंट एंगल बन ही नहीं रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि सरफेस पे क्या है, वो परपेंडिकुलर है, सीधे हमारा निकल कर चला जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका आया है, किसी साल पूछा हुआ है IIT में, ये किसी साल पूछा हुआ है आपको। ठीक, आगे आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपको पता है कि n इक्वल टू होता है साइन आई बाई में साइन, यहाँ पर जो एंगल बनता है अगर इसको हम R1 कह दें तो R1 होता है। ठीक, तो ये कैसे निकलेगा, ये R1 और 30 मिलकर कितने किसके बराबर हो जाएगा, 30 के 60 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल बनना ना यहाँ पर। तो R1 प्लस 30 इक्वल टू हो जाएगा 60, तो R1 इक्वल टू घटाएंगे उधर जाएगा तो ये भी 30 हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई तो आपका कितना है 60 है और R1 कितना है आपका 30 है, तो साइन 30 आपको पता है वैल्यू रख देंगे √3 बाई में 2 और 1 बाई में 2, यानी √3 बाई में 2 इंटू 2 बाई में 1, सब मिलाकर √3 बाई में 1 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हमें लग रहा है कि इसकी जो वैल्यू होती है आप √3 की वैल्यू 1.73 होता है, तो ये हो जाएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। तो वो ये रहा
आपका रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, और इससे रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कराया। नेक्स्ट के टॉपिक में जो है हम अगला जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अगला टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।